The Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. टीवी पर अचानक से आई इस न्यूज ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया, क्योंकि 2 बिलियन साल पुरानी अरावली को अब भारत सरकार खत्म करने जा रही थी। लेकिन अचानक से अरावली रेंज के लिए नई डेफिनेशन की आखिरकार जरूरत पड़ क्यों रही थी, और आखिर क्या है ये कानून जिसकी वजह से अरावली को पूरा खत्म किया जा रहा था। कहीं इसमें सरकार की तो चाल नहीं है खनन माफियाओं को बेचने की। और इस डेफिनेशन कानून को लाने से पहले वहाँ के पढ़े लिखे जजों ने एक भी बार नहीं सोचा कि वहाँ के जंगलों, वहाँ के लोगों का क्या होगा, वहाँ का जंगली जानवर कहा जाएगा, और राजस्थान के अंदर पानी की कितनी ज्यादा कमी होगी। जहाँ पे बैठ के ये लोग जो सांस ले रहे हैं, उस दिल्ली के अंदर भी अरावली की वजह से ही ऑक्सीजन है। आज जो ये दिल्ली की इतनी धुआंधार हालत है, वो इन्हीं अरावली की वजह से बची हुई है। अगर तुम अरावली को नष्ट करने का बहाना बना रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का और भी ज्यादा स्तर गिर सकता है। यहाँ तक कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाने वाली अरावली 700 किलोमीटर में फैली हुई है। दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है। यह सिर्फ राजस्थान की समस्या नहीं है, ये गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के अंदर भी फैली हुई है। इसी के फैलाव होने की वजह से भारत आज रेगिस्तान बनने से बचा हुआ है। अगर ये अरावली नहीं होती तो दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश का कुछ भाग रेगिस्तान बन चुका होता और पूरे भारत को धूल की आंधियों का सामना करना पड़ता। और ये सिर्फ एक अरावली नहीं है, हमारे जीने की एक उम्मीद भी है। अगर इन अरावली को काट दिया जाएगा तो इनका पानी का लेवल और भी ज्यादा नीचे गिर जाएगा, जिससे वाटर क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और इन अरावली के अंदर फैले हुए इन जंगलों की वजह से ही हमें बारिश देखने को मिलती है, और थार का मरुस्थल उस बारिश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और दिल्ली में बैठे उन 4 लोगों ने सोच लिया कि इस अरावली से तो होता ही क्या है। जीवन देने वाली अरावली आज खुद खतरे में है। बिल्डर और पॉलिटिशियन की नजर इन पहाड़ों पर पड़े और इनका मिस यूज न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आखिरकार ऐसी डेफिनेशन बनाने की वजह पड़ ही क्यों रही थी, और ऐसी थर्ड क्लास डेफिनेशन को सरकार ने अपना ही कैसे लिया, इस सभी को जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बात है 20 मई 2024 की, जब भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अरावली के संरक्षण के लिए नियम बनाने के लिए कहा। आप बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे संरक्षण को लेके बात हो रही थी, यानी कि उसकी सुरक्षा को लेके बात हो रही थी। लेकिन यूनियन एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने जो डेफिनेशन और कानून बनाए, उनके तहत तो पहाड़ बचाने की बजाय पहाड़ों को खत्म करने का डेफिनेशन बना दिया। उस डेफिनेशन नियम के अनुसार जो पहाड़ 100 मीटर से ऊपर है उन्हीं को अरावली माना जाएगा, लेकिन जो 100 मीटर से नीचे उनको माइनर माफियाओं के हाथों में दे दिया जाएगा। राजस्थान में लगभग 12,000 से ज्यादा पहाड़ियां है, लेकिन उनमें से सिर्फ 1,000 पहाड़ी 100 मीटर से ऊपर है। लेकिन इस प्रकार से तो अरावली का 90% हिस्सा खत्म हो जाएगा। 90% हटा के मैं अगर आपको बताऊं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जो कि 10% बचा हुआ है। और इस डेफिनेशन का एक नियम ये भी कहता है कि उस पहाड़ की अगर 100 मीटर ऊंचाई हुई, लेकिन उन दोनों पहाड़ों के बीच में जो 500 मीटर का गैप ज्यादा हुआ, तो एक पहाड़ को काट दिया जाएगा। यानी कि दोनों पहाड़ों के बीच की दूरी अगर 500 मीटर से ज्यादा हुई तो अरावली ही नहीं माना जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर पहाड़ों को सी लेवल से मापा जाता है, लेकिन यहाँ पे अरावली के लिए तो वहाँ पे ग्राउंड लेवल से ही मापा जा रहा था। सी लेवल से मापने से हर पहाड़ 100 मीटर से ऊपर ही आती। लेकिन इस डेफिनेशन नियम के अनुसार पहाड़ों के पास में जो स्थल है उनसे मापा जाए तो हर पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से कम ही आएगी। लगभग 90% पहाड़ियां इस टाइटेरियल को पूरा ही नहीं कर पाएगी। इस डेस्टिनेशन नियम के अनुसार तो उनको पहाड़ माना ही नहीं जाएगा। चलो, ये तो सिर्फ एक सरकार ने डेफिनेशन बनाई थी, लेकिन 20 नवंबर 2025 को जब यह सुप्रीम कोर्ट में दी गई तो हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि अच्छा सा प्लान बनाओ इनको पहाड़ों को तोड़ने के लिए। कितनी शर्म की बात है ना, जो लोग इन्वायरमेंट के लिए फैसला नहीं ले सकते वही सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के लिए फैसला ले लेता है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह थी कि राजस्थान के लोग बेवकूफ नहीं बन पाए, उन्होंने उसी वक्त प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक अरावली को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए प्रोटेस्ट के लिए। कई जगह पर तो अरावली के लिए रैली भी निकाली। गुड़गांव, जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों के अंदर प्रोटेस्ट भी हुए। सभी जगह सेव अरावली ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग सेव अरावली को लेकर काफी ट्रेंड रहा। कई लोगों ने तो अपनी प्रोफाइल में, पोस्ट में और यहाँ तक की रील्स के अंदर भी लोगों ने सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि ये लोग सब समझते हैं कि अरावली अगर तबाह हुई तो आगे क्या होगा। ये सब तो सरकार भी समझ सकती है, लेकिन उनकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि उनके तो जेब भरने में से मतलब है। चाहे उनके पीछे कितनी तबाही हो जाए, कितने लोगों की मौत हो जाए, लेकिन उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। इन नेता लोगों का तो यही है कि पैसा लूटो और देश छोड़ के भाग जाओ। लेकिन इस चीज से केंद्र सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर अरावली नहीं होगी तो रेगिस्तान पूरे भारत के अंदर फैल जाएगा। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेगिस्तान आखिरकार फैलता कैसे है। आप लोगों ने देखा होगा कि रेगिस्तान के अंदर रेत के टीले बने हुए होते हैं, और आपने ये तो देखा ही होगा कि डेजर्ट के अंदर हवाएं कितनी ज्यादा तूफानी होती है। ये हवाएं तूफानी होती है जो कई सारे टन रेत को उठा के ले जाती है, और ये रेत धीरे धीरे उपजाऊ जमीन पर रेत की लेयर बना देती है। और इसे रोका नहीं गया तो ये उस जगह को भी बंजर बना देती है, जहाँ पे कुछ भी उगाना मुश्किल हो जाता है। जहाँ जहाँ ये रेत फैलती है वहाँ पर हरियाली खत्म कर देती है, पेड़ों का नामो निशान मिटा देती है। इससे रेगिस्तान फैलने लगता है, और इसे ही रेगिस्तान का डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। राजस्थान के अंदर अरावली इसी रेगिस्तान को फैलने के लिए प्रोटेक्ट करती है। जैसे ही रेगिस्तानी तूफानी हवा इन पहाड़ों से टकराती है, भारी रेत नीचे
नीचे गिरने लग जाती है और इन पहाड़ों के आसपास मौजूद इन जंगलों के अंदर मिट्टी गिरने लगती है और रेगिस्तान की ये मिट्टी पेड़ों की जड़ों से आगे नहीं बढ़ पाती है और जंगल ज्यादा घने होने की वजह से तेज हवाएं यहीं पर ही रुककर धीमी हो जाती है। अगर इन जंगल और पहाड़ों को काट दिया जाएगा तो हवाएं सीधी उड़कर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे शहरों के अंदर घुस जाएगी और ये रेगिस्तानी रेत यहाँ की भी मिट्टी को धीरे धीरे बंजर बना देगी। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी अरावली को डिस्ट्रॉय कौन करना चाहेगा और आखिर क्या फायदा मिलता है उन लोगों को। इसका एक ही जवाब है दोस्तों, पैसा। रियल एस्टेट कंपनीज के लिए पैसा, माइनिंग कंपनीज के लिए पैसा और इन सभी कंपनीज से चंदे के नाम पर अपना हिस्सा लेने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पैसा। अरावली की कुछ पहाड़ियां फरीदाबाद, गुड़गांव में भी फैली हुई है और आप तो जानते हो कि इन शहरों के अंदर जमीन और घरों का प्राइस कितना ज्यादा है और हरियाणा सरकार ने कई बार कोशिश की है कि कुछ हिस्से को प्रोटेक्शन के दायरे से हटाया जाए ताकि उन जगहों पर माइनिंग करके समतल मैदान करके वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाए। एक सर्वे के अनुसार फरीदाबाद के पोर्ट गाँव में बाबा रामदेव पतंजलि ग्रुप के द्वारा 400 एकड़ से भी ज्यादा जमीन को खरीदी गई। आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि इस जमीन को तो खरीदा और बेचा ही नहीं जा सकता, तो आखिरकार ये पतंजलि वालों ने इसको खरीदा कैसे। रिपोर्ट की माने तो पतंजलि सेल कंपनियों के द्वारा अरावली की कम कीमत पर जमीन को खरीद रही है और उसी जमीन को ज्यादा प्रॉफिट पर बेच भी रही है। मैं आपको बता दूं कि सेल कंपनियां वो होती है जो सिर्फ एक कागज के ऊपर मौजूद होती है। इनका ना तो कोई ठिकाना होता है, ना ही इनका कोई ऑफिस होता है। इन सेल कंपनियों में कोई भी असली काम नहीं होता है, इनमें सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाता है और तो टैक्स से बचने के लिए भी इन सेल कंपनियों को इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं सेल कंपनियों के द्वारा बेनामी संपत्ति को भी अपने नाम पर किया जाता है। ये सेल कंपनियां देखने में असली लगती है लेकिन इनका असली मकसद तो अवैध धन को वैध करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि इस जमीन को वापस से पंचायत को दे दिया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस नियम के ऊपर कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। ये तो कुछ भी नहीं, अरावली को एक और खतरा है अवैध माइनिंग से। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अरावली को लेकर माइनिंग्स पर रोक लगाई है पर फिर भी वहाँ पर माइनिंग्स होती आ रही है। 2004 में भी अरावली की कई सारी जगहों पर नोटिस लगाए गए लेकिन फिर भी वहाँ पे अवैध खनन चालू रहा। 2011 से लेकर 2017 के बीच 5 सालों के अंदर 4000 से भी ज्यादा इनलीगल माइनिंग के लिए रिपोर्ट दर्ज की और ये सब किया जाता है यहाँ पे मिलने वाले सोर्स के लिए, जैसे स्टोन, मार्बल, रेत, कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली गिट्टी और यहाँ पे पाए जाने वाले सबसे कीमती गोल्ड, टंगस्टन, जिंक, कॉपर जैसी कीमती धातुओं के लिए भी माइनिंग की जाती है। इस वीडियो में देखो जिसमें पूरे पहाड़ों को ही काट दिया जा रहा है। अरावली के अंदर माइनिंग माफिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिनकी पहुंच पुलिस वालों से लेकर पॉलिटिकल पार्टियों के कुछ बड़े नेताओं तक है जिनके सपोर्ट से ये लोग इनलीगल माइनिंग करते हैं। ये लोग इतने बेखौफ है कि जुलाई 2022 में हरियाणा की डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को सूचना मिलने पर अरावली के अवैध खनन पर छापा मारा, लेकिन ये माइनिंग माफिया इतने बेखौफ थे कि उन्होंने उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी। सोचो ये सब तो प्रोटेक्शन के दायरे में रहकर किया गया था, अगर इसे हटा दिया गया तो ये माइनिंग माफिया और ज्यादा बेखौफ हो जाएंगे। इन माइनिंग माफियाओं ने अरावली को डिस्ट्रॉय किया तो कई सारी जगहों पर गैप्स आ गए। हरियाणा में 12 ब्रिज ओपन हो गया जहाँ से थार डेजर्ट की रेत आने लगी और ये रेत आगे फैलती जा रही है। जहाँ पे कई सारे इलाके हरे भरे हुआ करते थे वो भी अब रेगिस्तान में बदलते जा रहे हैं। हरियाणा में फसलों की पैदावार और भी ज्यादा कम होने लगी है। क्लाइमेट साइंटिस्ट ने कई बार ये वार्निंग दी है कि अरावली को डिस्ट्रॉय किया जाए तो कुछ ही सालों में दिल्ली का क्लाइमेट भी सेमी डेजर्ट में बदलने लग जाएगा। अरावली के जंगल दिल्ली के लिए लंग्स की तरह काम करते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, डस्ट को कम करते हैं, यहाँ तक कि पोल्यूशन को भी रोकने का काम करती है। अरावली को डिस्टर्ब करने से दिल्ली की हालत तो अभी से बिगड़ने लगी है। जो हरियाणा में 12 गैप्स आए थे वहाँ से मिट्टी उड़कर अब दिल्ली को पोल्यूट कर रही है। लेकिन बात सिर्फ पोल्यूशन की नहीं है, साफ पानी की भी है। अरावली पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इन पहाड़ पर होने वाली बारिश ग्राउंड लेवल को रिचार्ज करती है। इसी वजह से हमारे नदी तालाब पानी से भरे रहते हैं। जब पहाड़ तोड़े जाते हैं वहाँ पे रास्ते बनाए जाते हैं, कंक्रीट डाला जाता है और पानी को नीचे जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। इसी वजह से तालाब तो भर जाते हैं, नदियाँ तो चल जाती है। पहाड़ों को काटकर कंक्रीट भरने से ग्राउंड लेवल वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है, जिससे वो नदियाँ और वो तालाब जो जल्दी भर गए थे पानी की वजह से वो वापस से सूखने लग जाते हैं। ये हालात तो और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं अगर अरावली को डिस्ट्रॉय किया जाए तो, क्योंकि राजस्थान का 75% अरावली ही ग्राउंड लेवल वाटर रिचार्ज करती है। इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं अरावली को लेकर, लेकिन यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? सरकार आपके साथ में गेम खेल रही है। लोगों को लग रहा होगा कि सरकार ने अब घुटने टेक दिया, अरावली को नहीं काटेगी, लेकिन 24 दिसंबर 2025 को मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट ने एक प्रेस रिलीज की जिसमें मेंशन था कि मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार को गाइडलाइन इशू की जिसमें अरावली के अंदर कोई भी नई माइनिंग की छूट नहीं है, यानी कि माइनिंग नहीं की जाएगी, ये मेंशन था। यहाँ ऊपर से देखे तो लोगों की जीत हो गई, जनता जीत गई है, सरकार हार गई और सोशल मीडिया पर भी इस खबर को बहुत ही ज्यादा शेयर किया जा रहा है। लेकिन सरकार की प्रेस में ये भी मेंशन है कि ICFRE को स्टेबल प्लान बनाने के लिए भी कहा गया है। जब तक स्टेबल प्लान नहीं बन जाता तब तक माइनिंग की छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पर अच्छा प्लान बनाने के लिए छूट मांगी है, ना कि अरावली को लेके, और लोगों ने इसे अपनी जीत समझ ली। सरकार का कहना है कि
कि सही प्लान बनाया जाए, उसमें वो एरिया को आइडेंटिफाई की जाए जहाँ पे माइनिंग हो सकती है। जब तक ये प्लान नहीं बन जाए तब तक कोई भी माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी, जिसको सरकार अब ऐसे बता रही है जैसे अरावली को कोई भी खतरा नहीं है, अब प्रोटेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने कहीं भी ये नहीं कहा कि 100 मीटर की डेफिनेशन को बदलकर कुछ बेटर डेफिनेशन लाने वाले हैं। कहने का मतलब तो ये है कि डेफिनेशन तो वही है, लेकिन सरकार लोगों का गुस्सा शांत होने का इंतजार कर रही है। यहाँ तक कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी डराया और धमकाया जा रहा है कि जो अरावली की प्रोटेस्ट के लिए वीडियो डाली है उसको डिलीट किया जाए और उसके जगह पे ये वीडियो बनाओ कि माइनिंग से कितने फायदे हो रहे हैं। और इसका पुख्ता प्रूफ भी मैं आपको बता सकता हूँ। कई सारे लोगों को ऐसे मेल आए जिसमें अरावली के अगेंस्ट जाने के लिए भी कहा गया। सरकार फैसले तो ले रही है लेकिन अरावली के बचाने के लिए नहीं, बल्कि अरावली को खत्म करने के लिए। मैं अरावली के हमेशा साथ हूँ। द सेव अरावली। अरावली राजस्थान का वो गहना है जिसके बिना राजस्थान अधूरा है और इस गहने को मैं किसी को नहीं लूटने दूंगा। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये वो घूंघट है जिसके आड़ में हम सब सुरक्षित हैं। मैं इस घूंघट को कभी नहीं उठने दूंगा किसी और के लालच में। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये वो दुपट्टा है जो राजस्थान से कभी अलग नहीं हो सकता। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, राजस्थान की वो पगड़ी है जिसके स्वाभिमान में हर एक राजस्थानी जीता और मरता है। इसी राजस्थान की मिट्टी के लिए हमारे पूर्वजों ने महल तक को त्याग दिया, हमारे पूर्वजों ने सिर कटा दिया इन्हीं पहाड़ों के लिए। मैं जात से बिस्नोई हूँ, कट जाऊंगा लेकिन पहाड़ों को नहीं कटने दूंगा। सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। जय गुरु झांबू जी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए और अपने दोस्तों के अंदर जरूर शेयर करके जाए और सेव अरावली के ऊपर जरूर अपना राय देके जाए।